सीरिया एक ऐसा देश था जिसने मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 20वीं सदी में यह एक विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था, जिसमें विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था। सीरिया का राजनीतिक इतिहास 1946 में स्वतंत्रता प्राप्ति से शुरू हुआ। इसके बाद 1963 में सत्ता में आई बाथ पार्टी ने एक नई दिशा की शुरुआत की, जो सीरिया के राजनीतिक परिदृश्य को बदलकर रख दी। 1970 में हाफिज अल असद ने सत्ता संभाली और एक सशक्त शासक के रूप में सीरिया की राजनीति को नियंत्रित किया। असद ने देश में एक मजबूत सुरक्षा राज्य का निर्माण किया, जहां सत्ता की आलोचना और विरोध का कोई स्थान नहीं था। 2000 में हाफिज अल असद के निधन के बाद उनके बेटे बशर अल असद ने सत्ता संभाली। बशर ने एक युवा आधुनिक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया, लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने अपने पिता की कठोर नीतियों को अपनाया और देश में राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए सुरक्षा तंत्र का इस्तेमाल किया। 2011 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अरब स्प्रिंग का तूफान आया। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें नागरिकों ने अपनी सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे। यह आंदोलन पहले ट्यूनीसिया से शुरू हुआ था और जल्दी ही मिस्र, लीबिया और अन्य देशों में फैल गया। सीरिया भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ नागरिकों ने भी बशर अल असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए। सीरिया के दक्षिणी हिस्से के डारा शहर में विरोध की चिंगारी भड़क उठी जब कुछ बच्चों ने असद शासन के खिलाफ नारे लिखे। इन बच्चों को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ बेरहमी से पेश आया गया। यह घटना देश भर में गुस्से की लहर का कारण बनी और विरोध प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया। शुरू में यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन असद सरकार ने इसे कुचलने के लिए सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया, जिससे हिंसा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार द्वारा विरोधियों पर क्रूरता के बाद धीरे धीरे यह आंदोलन एक संघर्ष में बदल गया। असद सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले समूहों ने एक सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत की। इन विद्रोहियों का उद्देश्य असद सरकार को हटाना और एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना था। सीरिया के विभिन्न हिस्सों में असद और विद्रोहियों के बीच संघर्ष तेज हो गया। यह संघर्ष सीरिया के बड़े हिस्सों में फैल गया, जिससे देश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो गई। विद्रोही समूहों में कई तरह के दल शामिल थे, जिनमें पश्चिमी समर्थित समूह, इस्लामिक समूह और अन्य मिलिटेंट संगठन शामिल थे। इन सभी ने असद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सीरिया के गृहयुद्ध में एक नया मोड़ तब आया जब इस्लामिक स्टेट ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2013 के बाद आईसिस ने सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। यह संगठन कट्टरपंथी विचारधाराओं को फैलाने के उद्देश्य से था और इसके कब्जे में आने वाले क्षेत्रों में अत्याचार और हिंसा की हदें पार हो गईं। आईसिस ने सीरिया और इराक के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और एक इस्लामिक खलीफत की स्थापना करने की घोषणा की। आईसिस की उपस्थिति ने सीरिया के गृहयुद्ध को और अधिक जटिल बना दिया। अब असद सरकार को न केवल विद्रोही समूहों से लड़ना था, बल्कि एक और खतरनाक ताकत से भी निपटना था। आईएसआईएस ने असद की सेना पर हमले किए और इसने सीरिया की सीमाओं को और भी ज्यादा असुरक्षित बना दिया। सीरिया के गृहयुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी अहम रही। जब बशर अल असद के शासन को खतरा महसूस हुआ, तो रूस ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। रूस ने असद शासन को सैन्य समर्थन प्रदान किया, जिसमें वायुसेना, सैन्य प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति शामिल थी। इसके अलावा ईरान और हिजबुल्लाह जैसे शिया समूहों ने भी असद का समर्थन किया। इसके विपरीत अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने असद के विरोधियों का समर्थन किया। अमेरिका ने कुछ विद्रोही समूहों को सैन्य मदद प्रदान की और उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। पश्चिमी देशों का मानना था कि असद शासन लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और वह सीरिया में एक नई सरकार की स्थापना की जरूरत महसूस कर रहे थे। तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी विद्रोहियों का समर्थन किया, हालांकि उनकी रणनीतियां अलग थीं। तुर्की ने खासकर कुर्दिश समूहों के खिलाफ संघर्ष किया, जबकि सऊदी अरब ने सीरिया में एक सुन्नी बहुल सरकार की स्थापना के लिए काम किया। इस प्रकार सीरिया का गृहयुद्ध केवल एक राष्ट्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष बन गया। 2024 में सीरिया के गृहयुद्ध में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। विद्रोही समूहों ने अचानक तेजी से प्रगति की और कुछ ही महीनों में प्रमुख शहरों जैसे अलेप्पो, होम्स और हामा पर कब्जा कर लिया। असद की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई और बशर अल असद को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार
बशर अल असद रूस में शरण लेने के लिए भाग गए। रूस का समर्थन खो जाने के कारण असद का पतन हुआ। विद्रोही समूहों ने राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ते हुए उसे भी अपने नियंत्रण में ले लिया। असद का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया और सीरिया में नई सरकार की स्थापना की संभावना उत्पन्न हुई। असद के भागने के बाद सीरिया में एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी। लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने असद के पोस्टरों को जलाया। असद के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश दिखा, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग नफरत और हिंसा से बचने की बात भी कर रहे थे। विद्रोही समूहों ने सरकारी जेलों को खोला और सैकड़ों कैदियों को मुक्त किया। हर जगह एक नई उम्मीद की लहर दौड़ी, लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़ा हुआ कि सीरिया का भविष्य अब क्या होगा। क्या विद्रोही समूहों के बीच एक स्थिर सरकार बन पाएगी या फिर संघर्ष जारी रहेगा? बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया का भविष्य अनिश्चित है। विद्रोही समूहों ने आपसी मतभेदों को कम करने के प्रयास किए हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी संघर्ष की स्थिति अभी भी जटिल है। सीरिया को पुनर्निर्माण के लिए भारी अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होगी। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं और पुनर्वास, मानवाधिकार की रक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा सीरिया के विभिन्न हिस्सों में अभी भी युद्धरत गुट सक्रिय हैं और विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप जारी है। ऐसे में सीरिया का भविष्य केवल इस पर निर्भर करेगा कि राजनीतिक नेता कितनी जल्दी एक स्थिरता स्थापित कर सकते हैं और देश को एकजुट कर सकते हैं। सीरिया का पतन एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया का परिणाम है। बशर अल असद का शासन सीरिया में हिंसा और संघर्ष का कारण बना और उसकी गिरावट ने सीरिया के लोगों को एक नई उम्मीद दी। लेकिन यह उम्मीद एक मुश्किल रास्ते पर है, क्योंकि सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए बहुत प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। सीरिया के लोग अब एक ऐसे भविष्य का सपना देख रहे हैं जहां शांति, समृद्धि और समानता का माहौल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मिंटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।